रात का दूसरा पहर अभी अभी शुरू हुआ था। आसमान गहरा और शांत था, जैसे सारी दुनिया नींद की चादर ओढ़कर सो चुकी हो। तभी मेन गेट से एक कार धीरे धीरे अंदर आई। हेडलाइट की हल्की रोशनी ने कुछ पल के लिए आंगन को चमका दिया और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। कार पार्क करके वह भारी कदमों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरे एक हफ्ते बाद वह घर लौटा था, और वह भी बिना किसी को बताए। असल में उसका इरादा सुबह आने का था, ताकि सब लोग जागे हुए मिले। लेकिन जैसे ही उसे अचानक फुर्सत मिली और घर की याद ने दिल को कसकर पकड़ लिया, उसने बिना देर किए गाड़ी घुमा दी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, सुबह का नाश्ता वह अपने परिवार के साथ करेगा। घर से दूर रहना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा था। काम की वजह से बाहर जाना पड़ता, जिम्मेदारियां उसे रोक लेती, लेकिन उसका दिल कभी भी पूरी तरह वहां नहीं रुकता था। हर खाली पल में उसे घर की याद आती, माँ की आवाज, सुबह की चाय की खुशबू और खाने की मेज पर सबका साथ बैठना। आज भी वही खिंचाव उसे आधी रात में यहाँ ले आया था। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हो गया कि सब लोग गहरी नींद में होंगे। उसने सोचा अब सुबह ही सबको सरप्राइज देगा। माँ जब उसे अचानक सामने देखेगी तो कितनी खुश होगी। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अचानक शरीर ने साथ देना जैसे छोड़ दिया हो। सिर में हल्का दर्द था, आंखों में जलन थी और कंधों पर थकान का बोझ साफ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि अगर अभी एक कप गर्म चाय मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। चाय पीकर वह आराम से अपने कमरे में जाएगा और शायद नींद भी आ जाएगी। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले, गहरी सांस ली और लॉन्च में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने लाइट ऑन नहीं की। घर का सन्नाटा उसे अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी। हर तरफ शांति थी, जैसे दीवारें भी सो रही हों। उसने सोफे की पीठ से सिर टिकाया, आंखें बंद की और उंगलियां अपने बालों में फेरने लगा। उसके दिमाग में सुबह का दृश्य घूम रहा था। नाश्ते की मेज, माँ का चौंकना, शायद उनकी आंखों में खुशी के आंसू और फिर ढेर सारी बातें। इसी सोच में उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। थकान के बीच उसे हल्की सी झपकी आ गई। वह गहरी नींद में नहीं था, बस शरीर को आराम दे रहा था। उसने अपने पैर सामने रखी टेबल पर फैला दिए। समय कितनी तेजी से गुजर गया उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। तभी अचानक उसके कानों ने एक हल्की सी आवाज पकड़ी, जैसे कुछ खिसका हो या गिरा हो। उसका दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। वह झटके से पूरी तरह तो नहीं उठा, लेकिन आंखें खोल ली। घर में कोई पालतू जानवर नहीं था और दरवाजा भी उसने खुद अच्छे से बंद किया था। बाहर से किसी के आने का सवाल ही नहीं था। उसकी नौकरी ने उसे ऐसी आदत दे दी थी कि छोटी से छोटी आहट भी उसे चौंका देती थी। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर सब धुंधला सा था। फिर जैसे किसी के हल्के सिसकने की आवाज आई। अब वह पूरी तरह जाग गया। आवाज लॉन से जुड़े किचन की तरफ से आ रही थी। वह धीरे धीरे बहुत संभलकर उधर बढ़ा। उसके कदमों की आहट बहुत हल्की थी, लेकिन शायद सामने वाले ने भी उसे महसूस कर लिया था, क्योंकि जैसे किसी ने जल्दी से छुपने की कोशिश की हो। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने धीमी मगर साफ आवाज में पूछा, कौन है? उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक सावधानी थी। उसे लगा अगर घर का कोई सदस्य है तो शायद उसे अचानक देखकर घबरा गया हो। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही किचन साफ दिखाई देने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि कोई यहाँ मौजूद है। उसकी नजरें टेबल की तरफ गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे छुपा है। वह थोड़ा आगे बढ़ा और फिर बोला, कौन है टेबल के पीछे? कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर वह खुद टेबल के पास पहुंचा और झुककर देखा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। टेबल के पीछे एक कोने में मायरा बैठी थी। वह बिल्कुल डरी हुई हिरनी की तरह कांप रही थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी और उसका मुंह भरा हुआ था, जैसे वह जल्दी जल्दी में खाना खा रही हो। उसे सामने देखकर वह और घबरा गई। उसने हड़बड़ाहट में प्लेट जमीन पर रख दी। हाशिम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय यहाँ मिलेगा। सच तो ये था कि कुछ पल के लिए वह ये भी भूल गया था कि अब मायरा इसी घर का हिस्सा है और यहीं रहती है। उसने नीचे रखी प्लेट में झांक कर देखा, उसमें ठंडे चावल थे।
मायरा के हाथ कांप रहे थे, उसके सिर पर दुपट्टा नहीं था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी डरी क्यों है। उसने थोड़ा गंभीर बनते हुए कहा, क्या तुम खाना चोरी करने पर इतनी डरी हुई हो? वह उसके सामने बैठ गया। वह उसे हल्का सा छेड़ना चाहता था, माहौल हल्का करना चाहता था, लेकिन उसकी बात का उल्टा असर हुआ। मायरा ने अपना निचला होठ बाहर निकाला, जैसे खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगी। हाशिम पूरी तरह घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यूं टूटकर रो पड़ेगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसके कंधों को थामा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। पास पड़ी कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। उसकी आंखें बार बार लॉन्च की तरफ जा रही थी, जैसे कोई आ जाएगा या जैसे वह खुद भाग जाना चाहती हो। कभी वह जमीन पर रखी चावल की प्लेट को देखती, कभी अपने पेट पर हाथ रखती जो चावलों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर डर, शर्म और बेचैनी सब एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। बार बार लॉन्च की तरफ देखते हुए वह शायद यहाँ से भाग जाना चाह रही थी और कभी कभी पलटकर चावलों से भरी हुई प्लेट को भी देख रही थी। रात की खामोशी अब भी वैसी ही थी, लेकिन किचन के उस छोटे से कोने में माहौल बदल चुका था। हाशिम की नजर अचानक मायरा के हाथ पर गई। उसे साफ लगा कि वह अपनी मुट्ठी में दबाई हुई किसी चीज को अपनी पीठ के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे वह डर रही हो कि अगर वह चीज दिख गई तो कोई बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। हाशिम कुछ पल उसे देखता रह गया। उसके सामने बैठी ये वही लड़की नहीं लग रही थी जिसे वह कुछ दिन पहले इस घर में छोड़कर गया था। उसके चेहरे की मासूमियत अब डर से ढक गई थी। उसकी आंखों में भरोसे की जगह घबराहट थी। वह सच में बहुत हैरान था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसने तो ना उसे डांटा, ना सख्ती की, ना कोई इल्जाम लगाया, फिर वह इस तरह कांपते हुए क्यों रो रही है? उसने अपनी आवाज को और नरम करते हुए कहा, रिलैक्स, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम आराम से खाना खा सकती हो। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि किचन में कौन है। उसकी बात सुनते ही जैसे मायरा की रुलाई और तेज हो गई। वह अचानक आगे झुकी और रोते हुए उसने हाशिम के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये शादी के बाद उनका पहला स्पर्श था। एक पल के लिए दोनों ठिठक गए। हाशिम ने उसके हाथों की नरम कांपती हुई पकड़ को महसूस किया। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे डर ने उनमें से सारी गर्मी छीन ली हो। वह उसकी आंखों में देखने लगा। मायरा ने टूटती हुई आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, प्लीज अपनी मम्मी को मत बताइएगा कि मैं खाना निकाल कर खा रही थी। हाशिम के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वह उसे अविश्वास से देखता रह गया। वह कैसी बातें कर रही थी? खाना निकाल कर खाने पर माँ उसे क्या कहेगी? क्या सच में वह लड़की इतनी डरी हुई है? एक पल को उसे लगा शायद डर ने उसका दिमाग उलझा दिया है। उसने अपने हाथ सख्ती से पीछे खींच लिए और थोड़ा कठोर स्वर में बोला, बंद करो ये ड्रामा। उसकी आवाज सुनते ही मायरा सहमकर पीछे हट गई। उसकी आंखें और फैल गई। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है कि मम्मी तुम्हें सजा देगी। बस खाना निकाला है, इसमें क्या बड़ी बात है? वह अब भी बिना दुपट्टे के उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि ये गर्मी का असर है या डर का। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका नरम कुर्ता उसके शरीर से चिपक गया था, जिससे उसकी हालत और भी कमजोर लग रही थी। हाशिम ने तुरंत नजरें फेर ली। उसे अजीब सा संकोच महसूस हुआ। फिर अचानक उसके मन में एक शक उठा। उसने भौहें संगोड़ते हुए कहा, एक मिनट, कहीं तुम सच में कुछ चुराने तो नहीं आई थी? ये क्या है तुम्हारे हाथ में जो तुमने मुट्ठी में छुपा रखा है? दिखाओ मुझे। इस बार मायरा का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। उसने जल्दी से हाथ और पीछे कर लिया। कुछ भी तो नहीं है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन हाशिम से उसकी ये हरकत छुपी नहीं रही। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपने सामने खींच लिया। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। खोलो इसे। मायरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटी सी चमकती हुई चाबी रखी थी। ये क्या है?
वह घबराकर बोली, वो फ्रिज का लॉक है। मैंने खाना निकालने के लिए चाबी ले ली थी। बस प्लीज प्लीज हाशिम भाई, आप अपनी मम्मी को मत बता दीजिएगा, वो मुझे जान से मार देगी। हाशिम उसे अविश्वास से देखता रह गया। उसके कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे। किसने किया फ्रिज लॉक? और क्या तुमने डिनर नहीं किया था? उसने झुककर पूछा। मायरा ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। क्यों? उसकी आवाज अब और धीमी हो गई। मुझसे जग टूट गया था। सजा के तौर पर आपकी मम्मी ने खाना बंद कर दिया। मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। वो फ्रिज लॉक कर देती है। रहमान बुआ ने बताया था कि चाबी यहाँ होगी। मैं सिर्फ खाना लेने आई थी। उसकी हालत सच में खराब लग रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, रंग पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और सूजी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से ठीक से खाना ना मिला हो। हाशिम ये बात जानता था कि उसकी माँ मायरा को पसंद नहीं करती। वह इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ ये लड़की जो उसकी जिम्मेदारी थी। मायरा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में साफ डर था, जैसे उसे यकीन हो कि सुबह होते ही वह सब कुछ बता देगा। हाशिम का दिल अचानक भारी हो गया। उसने धीरे से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसकी आवाज इस बार बिल्कुल नरम थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक पछतावे की लहर हाशिम के दिल में उठी। वह यहाँ से जाते वक्त उससे शादी करके तो चला गया था, लेकिन उसके बाद उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह इस घर में कैसी है, किस हाल में है। उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा कहा, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने हल्की सी शरारत के साथ मायरा के चेहरे की तरफ देखा। मायरा की धड़कन जैसे फिर तेज हो गई। वह घबराकर बोली, कैसी शर्त? वो हल्का सा बुदबुदाई, तुम आज के बाद मुझे भाई नहीं कहोगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हाशिम के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीर सच्चाई भी छुपी हुई थी। मायरा ने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वह नजर मिलते ही घबरा गई और तुरंत अपनी आंखें झुका ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने निचले होठ को दांतों से दबाए खड़ी थी। उसे जैसे अचानक एहसास हुआ कि वह सच में अब उसकी बीवी है, कोई पराया रिश्ता नहीं। लेकिन डर और आदत इतनी गहरी थी कि अभी भी वह घबराकर उसे भाई कह बैठी थी। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं ये प्लेट उठा लूं? उसकी नजर एक बार फिर बिरयानी की प्लेट पर गई, जैसे अभी भी उसे यकीन ना हो कि ये खाना सच में उसके लिए है। उस पल वह हाशिम को बेहद मासूम लगी। उसके चेहरे पर भूख भी थी, शर्म भी थी और एक अजीब सा डर भी। हाशिम खुद को रोक नहीं पाया। वह हल्का सा झुका और अनजाने में उसके गाल को अपने होठों से छू लिया। ये एक बहुत छोटा सा स्पर्श था, लेकिन मायरा के लिए जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह बेतहाशा लाल हो गई। उसका चेहरा गर्म हो उठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे डर हो कि कहीं कोई देख ना ले। उसके मन में यही ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो शायद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। वह झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हाशिम ने हल्की आवाज में कहा, मेरे कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। आप? उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाशिम थोड़ा करीब आया और मुस्कुराकर बोला, क्या दोबारा समझाऊं? उसके लहजे में हल्का सा मजाक था। शायद वह उसका डर कम करना चाहता था। मायरा कुछ समझ नहीं पाई, बस चुपचाप पलटी और तेज कदमों से कमरे की तरफ चली गई। हाशिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। वह मासूम सी लड़की जो कुछ दिन पहले इस घर में आई थी, अब उसकी बीवी थी और उसकी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसके मन में सवाल उठे, पापा कहाँ है? क्या उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं? क्या उन्हें अंदाजा भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? किचन में खड़े होकर उसने बिरयानी ओवन में गर्म करने रख दी, साथ ही चाय का पानी भी चढ़ा दिया। अगर वह उसके लिए खाना लेकर जा रहा है तो अपने लिए चाय भी बना लेगा।
थकान कुछ कम हो जाएगी और वैसे भी वह उससे आराम से बात करना चाहता था। उसे ये महसूस करवाना चाहता था कि इस घर में उसका रिश्ता कमजोर नहीं है, वह अकेली नहीं है। उसे याद आया जब वह इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख और शरारती थी। उसकी आंखों में चमक होती थी, उसकी हंसी में घर गूंज उठता था। लेकिन अब कुछ ही दिनों में उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखों की चमक बुझ गई थी। बिरयानी गर्म हो गई, उसने प्लेट में निकालकर सजा दी, साथ में जल्दी से थोड़ा सा सैलेड भी काट लिया। हॉस्टल की जिंदगी में वह खुद अपना काम करता रहा था, इसलिए ये सब उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसे नहीं पता था कि मायरा चाय पिएगी या नहीं, इसलिए चाय सिर्फ अपने लिए ही बनाई। कप में डालकर उसने ट्रे तैयार की और धीरे से बाहर निकल आया। उसे पता था कि अगर उसकी माँ ने उसे इस हालत में देख लिया, रात के इस वक्त अपनी बीवी के लिए खाना ले जाते हुए, तो बात बहुत बढ़ सकती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और कमरे में दाखिल हुआ। मायरा शायद अपना दुपट्टा उठा लाई थी, उसने उसे ठीक से सीने पर सजा रखा था। वह बिस्तर के किनारे बैठी थी, उंगलियां मसलते हुए वह उसे देख रही थी और फिर उसकी नजरें ट्रे में रखी बिरयानी पर टिक गई। उसकी आंखों में फिर वही भूख और लालच झलक आया। हाशिम ने प्लेट और सैलेड उसके सामने रख दिया। जब तक मैं चाय पी रहा हूं तुम अपना खाना खत्म करो, उसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज में नरमी थी। मायरा ने जैसे सारी बातें भूलकर खाना शुरू कर दिया। वह सच में भूखी थी। एक के बाद एक चम्मच बिना रुके, बिना ऊपर देखे हाशिम उसे देखता रहा। उसके दिल में दर्द सा उठा। उसने नजरें फेर ली। कुछ ही देर में प्लेट खाली हो गई। हाशिम ने अपनी चाय का आखिरी घुट लिया और कप टेबल पर रख दिया। मायरा ने पास रखे जग से पानी गिलास में भरा और एक ही सांस में पी गई। अब उसके चेहरे पर हल्की सी चमक लौट आई थी। भूख शांत होने के बाद उसका चेहरा थोड़ा खिल गया था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाशिम की तरफ देखा, जैसे चुपचाप शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर भी उसका डर पूरी तरह गया नहीं था। वह धीमी आवाज में बोली, आप अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं बताएंगे ना? हाशिम ने उसे गौर से देखा और हल्के से कहा, सोचा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम मुझे सच सच बताओगी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब बिठा लिया। वह अब उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, इतने करीब कि हाशिम उसकी सांसों की हल्की गर्माहट महसूस कर सकता था। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी साफ दिखाई दे रहा था। हाशिम कुछ पल उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे पहली बार सच में उसे देख रहा हो। फिर उसने बहुत नरमी से हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा उसके कंधों से अलग कर दिया। मायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन विरोध नहीं किया। हाशिम की नजर अब उसकी गर्दन पर थी। वहां लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान उसके कंधों तक फैले हुए थे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने बहुत संभल कर उसकी कमीज का गला थोड़ा सा हटाया ताकि ठीक से देख सके। मायरा का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। वह अपने होठों को दांतों से दबाए खामोश बैठी रही। ये सारे निशान, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये कैसे हुए? उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। बस इतना सुनना था कि मायरा की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने रुक रुक कर सब कुछ बता दिया। हाशिम के घर से जाने के बाद कैसे हाजरा उस पर गुस्सा निकालती रही, कैसे हर छोटी गलती पर उसे ताने दिए जाते, कैसे उसे मनहूस कहा जाता, कैसे बार बार उसे ये महसूस करवाया जाता कि वह इस घर पर बोझ है जिसे जबरदस्ती थोप दिया गया है। वह बोलती रही, रोती रही। हाशिम चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर गुस्सा भी उठ रहा था और दुख भी। मायरा चाहकर भी वह शब्द नहीं दोहरा सकी जो रोज उसके सामने कहे जाते थे। वह अपमान इतने गहरे थे कि उन्हें बोलना भी उसके लिए मुश्किल था। अचानक हाशिम ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। चुप, बस एकदम चुप। उसकी आवाज भर्रा गई। आई एम सॉरी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इतनी तकलीफ झेली है, वह भी सिर्फ बेवजह की नफरत के कारण। घर की नौकरानी रहमन को उस पर तरस आता था, लेकिन वह भी बेबस थी। हाशिम ने बहुत धीरे से उसके जख्मों पर होठ रख दिए।
जैसे दर्द को कम करना चाहता हो। मायरा सहर गई। उसके लिए ये सब नया था, ये अपनापन, ये चिंता, ये छूने का एहसास जिसमें शक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा थी। हाशिम उसे अपने ओर करीब करता गया। वह उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब वह अकेली नहीं है। अगर उसने उसकी जिम्मेदारी ली है तो अब वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजदीकियां बढ़ी, मायरा ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ लिया। उसके मन में डर था, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर उसकी माँ ने कुछ गलत समझ लिया तो वह फिर वही अपमान नहीं सह सकती थी। हाशिम ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने साथ उठाया और अलमारी से ढीली सी शर्ट और ट्राउजर निकालकर उसके हाथ में दे दिया। जाओ, ये पहन कर आओ। वह हैरानी से उसे देखने लगी। जाओगी या मैं खुद पहना दूं? उसने हल्की सी आंख दिखाई। मायरा जल्दी से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वह शर्ट हाशिम की थी। जब वह पहनकर बाहर आई तो उसका दुबला पतला शरीर उस ढीली शर्ट में जैसे खो गया था। ट्राउजर उसे मोड़कर पकड़नी पड़ रही थी। हाशिम ने उसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया, फिर उसे अपने साथ आईने के सामने ले आया। फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने बहुत सावधानी से उसकी गर्दन पर क्रीम लगानी शुरू की। मायरा दर्द से सिसक उठी और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने शर्ट को हल्का सा कंधों तक खींचा और वहां भी मरहम लगाया। फिर उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया। आईने में दोनों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने उसके बालों को क्लचर से आजाद कर दिया। बाल कंधों पर बिखर गए। हेयर ब्रश से वह धीरे धीरे उन्हें सुलझाने लगा। इस घर में तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, उसने धीरे से कहा। लेकिन याद रखना, ये घर जितना बाकी सबका है उतना ही तुम्हारा भी है। ये तुम्हारे शोहर का घर है। आज के बाद तुम यहाँ डर कर नहीं रहोगी। ये कहते हुए उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर अपने करीब लिटा दिया। मायरा अभी भी झिझक रही थी, लेकिन उसके स्पर्श में भरोसा था। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। शायद इस घर में आने के बाद पहली बार उसे सुकून मिला था। यह सच था कि हाशिम ने उससे शादी प्यार में नहीं की थी, लेकिन यह भी सच था कि उसके दिल में उसके लिए नफरत नहीं थी। वह उसकी इज्जत करता था, उसे अपना हक समझता था और वह जानता था कि उसे किस तरह संभालना है। वह उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा जब तक कि वह गहरी नींद में नहीं चली गई। उसके सो जाने के बाद भी वह देर तक उसका चेहरा देखता रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटे गुलाबी होठ और होठों के किनारे पर चमकता छोटा सा तिल। वह सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल उसकी बुआ की तरह। उसे अपनी बुआ याद आ गई। वह भी इतनी ही मासूम और खूबसूरत थी जब तक कि उन्हें गलत लोगों के हवाले नहीं कर दिया गया। उस दिन उसने कसम खाई थी कि वह इस लड़की को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। उसने झुककर मायरा को फिर से अपनी बाहों में उठाया और उसे उसके कमरे में ले आया। वह नहीं चाहता था कि सुबह वह उसके कमरे से निकलती दिखे और घर में तूफान खड़ा हो जाए। उसकी बीवी की इज्जत उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। अब आगे क्या करना है ये वह तय कर चुका था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। वह नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में कौन से मोड़ उनके रिश्ते की बुनियाद को हिलाने वाले हैं। फिलहाल वह रात उसके लिए बेहद हसीन और सुकून भरी थी। सुबह काफी देर तक मायरा गहरी नींद में सोती रही। रात की थकान, रोना, डर और फिर अचानक मिला सुकून, इन सब ने उसे ऐसी नींद दी थी जैसे उसे इस घर में आने के बाद कभी नहीं मिली थी। तभी दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। बीबी जी, रहीमन की आवाज आई। मायरा घबराकर उठ बैठी। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई, हाशिम की ढीली शर्ट और ट्राउजर, उसके होठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई। यानी वह उसे यहाँ छोड़कर गया था और वह इतनी गहरी नींद में थी उसे पता ही नहीं चला कब वह आया और कब गया। वह जल्दी से उठी, फ्रेश हुई, अपने कपड़े बदले और नीचे आ गई। सुबह का वक्त घर में हमेशा काम से भरा होता था। रहीमन बुआ पहले से ही किचन में थी। मायरा रोज की तरह उसके साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाने लगी। रहीमन इस घर की बहुत ही पुरानी नौकरानी थी।
उसने हाशिम को बचपन से बड़ा होते देखा था। हाशिम के पापा सुबह सुबह ही जमीन के काम से निकल जाते थे। गांव में उनकी काफी जमीनें थी और वह खुद सब देखना पसंद करते थे। दिन भर बाहर रहते, दोपहर में थोड़ी देर के लिए घर आते और फिर रात को ही ठीक से बैठ पाते। घर में ज्यादातर समय हाशिम की मम्मी मायरा और रहीमन ही होती थी। मायरा ने नाश्ता टेबल पर सजा दिया। थोड़ी ही देर में हाशिम के मम्मी पापा बाहर आ गए। उसी समय सीढ़ियों से उतरता हुआ हाशिम भी नीचे आया। उसकी माँ उसे देखकर चौंक गई। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वह रात में घर आ चुका है। हाशिम, वह घबराकर खड़ी हो गई। हाशिम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने भी अनजाने में अपने बेटे का माथा चूम लिया। फिर वह अपने पापा से मिला। बड़े आराम से उन्हें बता रहा था कि वह रात में ही आ गया था, सिर्फ उन्हें सरप्राइज देने के लिए। उसके पापा खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। इसी बीच हाशिम की मां की नजर मायरा पर पड़ी। उन्होंने उसे तीखी नजर से देखा और हल्के से इशारा किया कि वह किचन में चली जाए, लेकिन ये इशारा हाशिम से छुपा नहीं। मायरा झिझकते हुए उठने ही वाली थी कि हाशिम ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मायरा घबरा गई, उसकी नजरें झुक गई। हाशिम की मां की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। हाशिम ने उसे अपने पास बिठा लिया। सबके साथ मिलकर नाश्ता करो। हाशिम के पापा बेफिक्र होकर नाश्ता कर रहे थे। उन्हें माहौल की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन हाशिम की मां का चेहरा तमतमाया हुआ था, जैसे उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रही हो कि मायरा उनके बेटे के साथ बैठकर खा रही है। ये बाद में खा लेगी, उन्होंने सीधे हाशिम से कहा। कोई बात नहीं, हाशिम ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब इसे आदत डालनी चाहिए। बीवी अच्छी लगती है अपने शोहर के साथ मिलकर खाते हुए। उसने बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन उसकी मां के दिल पर ये शब्द भारी पड़ गए। उनके लिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने उनके अधिकार को चुनौती दे दी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाशिम ने सीधे अपने पापा की तरफ देखा। पापा, मैं एक खास मकसद से आया हूँ। मैं रुखसती करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अब रुखसती हो जानी चाहिए। निगाह को 6 महीने हो चुके हैं और वैसे भी मायरा हमारे घर में ही रहती है। हरगिज नहीं। हाशिम की माँ अचानक भड़क उठी। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि ये लड़की तुम्हारे साथ रुखसत होकर तुम्हारे कमरे तक आ जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? बैठिए, बात करके फैसला करते हैं। हाशिम के पापा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हाशिम की मां के चेहरे पर गुस्सा साफ था। उनकी नजरें मायरा पर टिकी थी। मायरा के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। मम्मी, हाशिम ने संयम से कहा, निकाह मेरी मर्जी से हुआ था, आपकी मौजूदगी में हुआ था। अब रुखसती भी आपकी मौजूदगी में ही होनी चाहिए। इसमें घबराने की क्या बात है? आवाज धीमी रखो हाशिम, उनकी मां बोली। इस लड़की ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? 6 महीने से निगाह हुआ है, तुमने कभी इसकी तरफ देखा तक नहीं, और आज इसके लिए इतना बोल रहे हो? हाशिम ने फिर भी अपना लहजा शांत रखा। उसने मायरा का नाम तक बीच में नहीं आने दिया, लेकिन उसकी मां अपनी जिद पर अड़ी रही। साफ कह दिया, जब तक वह नहीं चाहेगी रुखसती नहीं होगी। मायरा की हालत देखकर हाशिम ने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। उस दिन वह घर पर ही रहा। हर बात पर उसकी नजर थी। मायरा किचन का काम करती, फिर घर की सफाई करती रही। जब सारे काम खत्म हुए तो वह अपने कमरे में चली गई, जैसे उसे वही रहना हो। हाशिम ने कुछ महीने पहले ही अपने दोस्त समीर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस अच्छा चल रहा था। गांव की जमीनें तो थी ही, लेकिन वह हमेशा से अपना काम करना चाहता था। दोनों ने काम बांट रखा था। एक हिस्सा समीर देखता, दूसरा वह खुद। बड़ी मीटिंग्स में वह खुद जाता, क्योंकि उसे अनुभव ज्यादा था। शाम को वह घर से बाहर निकला। जाते हुए अपनी माँ से कह दिया कि वह दोस्त से मिलने जा रहा है और डिनर के बाद लौटेगा। जैसे ही वह गया, उसकी माँ के चेहरे पर एक अलग ही सख्ती आ गई। शायद उन्हें इसी पल का इंतजार था। वह सीधे मायरा के कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला और सामने जो देखा उससे उनका गुस्सा और भड़क उठा। मायरा आईने के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में हाशिम की शर्ट थी, जिसे वह सीने से लगाकर हल्की सी मुस्कान के साथ देख रही थी।
हाशिम की मां ने जैसे ही मायरा के हाथ में हाशिम की शर्ट को देखा, उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने उसके बाल जोर से पकड़कर खींचे और थप्पड़ मारते हुए कहा कि वह उनके बेटे को बहला रही है और वह ये सब कभी नहीं होने देगी। मायरा एकदम डर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बार बार कहती रही कि उसने हाशिम से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई क्योंकि उसके लिए वह हमेशा एक बोझ ही रही थी। पहले उसकी माँ इस घर में रही और अब उसके जाने के बाद मायरा को भी उन्होंने मजबूरी समझकर अपनाया था। असल में उनके दिल में अपनी ननंद के लिए पुरानी जलन थी जो कभी इस घर में बहुत चाही जाती थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उसकी शादी अब्दुल करीम नाम के आदमी से करवा दी, जो बाद में बहुत गलत निकला। उसने मायरा की मां को इज्जत देने की बजाय उसे नौकरानी की तरह रखा, मारता पीटता, अपमान करता और जुए में पैसे उड़ा देता। कुछ साल बाद जब एक बेटी हुई तो उसका व्यवहार और कठोर हो गया। फिर भी मायरा की मां ने अपने भाई से सच छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई के घर में झगड़ा हो। उसने सिलाई का काम शुरू किया, घर का खर्चा उठाया और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी वह मुकाम पाए जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन अब्दुल करीम को बेटी की पढ़ाई से भी एतराज था। वह उसे घर में ही रोक कर रखना चाहता था। डर के माहौल में पलती वह लड़की अपने पिता से सहम जाती और उसके जाते ही थोड़ी खुलकर सांस लेती। उसकी मुस्कान भी उसकी माँ की ताकत थी। एक दिन जब अब्दुल करीम फिर पैसों के लिए घर आया तो उसने छत पर उसकी माँ से झगड़ा किया। माँ समझाती रही कि दूध, बिजली का बिल और घर का सामान सब कुछ पहले ही मुश्किल से चलता था। फिर भी अब्दुल करीम को बस पैसे चाहिए थे। उसे घर की हालत, बीवी की तकलीफ या बेटी का डर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब्दुल करीम ने गुस्से में आकर मायरा की मां को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मायरा डर के बावजूद कमरे से भागकर छत पर पहुंची ताकि अपनी मां को बचा सके, लेकिन मां को छुड़ाने की कोशिश में वह खुद भी मारपीट का शिकार हो गई। जब अब्दुल करीम का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह नीचे उतर गया। पीछे मायरा अपनी घायल मां को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे ला रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी मां हाथ से फिसलकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उनके सर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। मायरा जोर जोर से रोती और मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसकी मां बेहोश हो चुकी थी। घबराई हुई मायरा शॉल ओढ़कर गांव के छोटे से क्लिनिक की ओर भागी और डॉक्टर से रो रो कर विनती की कि वह तुरंत घर चले। उसकी मां की हालत बहुत खराब है और वह उन्हें खोना नहीं चाहती। डॉक्टर आया, उसने प्राथमिक इलाज किया, लेकिन साफ कह दिया कि चोट बहुत गहरी है और तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। पड़ोस की एक आंटी की मदद से मायरा ने अपनी मां की डायरी से नंबर ढूंढकर अपने मामा को फोन किया और सब कुछ बताते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मामा बिना देर किए अपने बेटे के साथ कार में पहुंचे। तब तक बहुत खून बह चुका था और अब्दुल करीम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हाशिम बेचैनी से अपनी बुआ को देख रहा था, जो कभी अपने मायके में राज करती थी और आज दर्द और बेबसी में पड़ी थी। उसे अपने पिता पर भी अफसोस हुआ कि वे रिश्तों से दूर होते गए और बहन की असली हालत समझ नहीं पाए। आखिरी पलों में मायरा की मां ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ अपने भाई के हाथ में रख दिया, जैसे उसे सुरक्षित सौंप रही हो। फिर ऊपर वाले को गवाह मानकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मायरा चीखती रही, टूटती रही। उसके मामा ने उसे संभाला। मामी दूर बैठी रही जैसे ये सब उनसे जुड़ा ही ना हो। और उस मुश्किल घड़ी में हाशिम ने आगे बढ़कर सारे इंतजाम और जिम्मेदारियां संभाल ली। उसने बिना एक पल गवाए पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और अरबाज को सलाखों के पीछे भिजवा दिया, क्योंकि वह ये सच्चाई कभी भूल ही नहीं सकता था कि ये वही इंसान था जिसकी वजह से उसकी इकलौती बुआ की जिंदगी तबाह हुई थी, जिसके जुल्म और गलत बर्ताव ने एक हंसती खेलती औरत को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि उसकी याद भर से दिल कांप उठता था। उस दिन जब वह बेसहारा लड़की बुरी तरह रो रही थी तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा, जैसे किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो
और फिर हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही दिनों में हाशिम के पिता और खुद हाशिम की रजामंदी से मायरा का निकाह हाशिम से कर दिया गया। खानदान के कुछ बड़े लोग गवाह बने, दुआएं भी दी गई, मगर हाशिम की मां के चेहरे पर खुशी की जगह जलन की परछाइयां साफ झलक रही थी। वह इस रिश्ते को कभी दिल से कबूल नहीं कर पाई और उन्होंने मन ही मन कसम खा ली कि चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वह इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से दूर करके ही दम लेगी, क्योंकि उनके लिए हाशिम सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उनकी अपनी मर्जी का आईना था, जिस पर वह अपनी हर इच्छा थोपना चाहती थी। उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोई बेसहारा, अनाथ और कमजोर समझी जाने वाली लड़की उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का हिस्सा बने और वह सारी उम्र उसे ढोता रहे। उसी उथल पुथल भरे घर में एक दिन ऐसा भी आया जब मायरा की चीखों ने दीवारों को हिला दिया। वह घबराहट में कांप रही थी और उसके होठों से निकले कुछ अधूरे शब्दों ने आग में घी का काम किया। उसने डर के मारे कह दिया कि वह कपड़े तो हाशिम ने खुद उसे पहनने को दिए थे और कल रात जब वह उनके कमरे में थी, मगर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि हाशिम की मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से घसीटते हुए बाहर ला खड़ा कर दिया। नौकरों को जमा किया और ऊंची आवाज में उस पर इल्जामों की बारिश कर दी। उसे बदचलन कहा, उसकी परवरिश पर सवाल उठाए, यहाँ तक कह डाला कि वह किसी और के साथ रात गुजारकर उनके बेटे पर झूठा दोष मंड रही है। मायरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सफाई देती रही कि वह पाक है, बेगुनाह है, मगर किसी ने उसकी आवाज को सच की तरफ सुनने की कोशिश नहीं की। रहीमन एक कोने में खड़ी मुंह छुपाकर रोती रही। चौकीदार अजीब निगाहों से उसे देखते हुए चुपचाप हट गए और उसकी इज्जत को जैसे शरेआम कुचल दिया गया। हाशिम की मां उसके बाल पकड़कर पूछती रही कि कौन था वह आदमी, किसे उसने कमरे में बुलाया था, और तभी दरवाजे पर हलचल हुई। समीर सहारा देकर हाशिम के पिता को अंदर ला रहा था, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिन्होंने खुद हाशिम को फोन कर बुलाया था। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वह ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी ना था कि घर के भीतर इससे भी बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। सीढ़ियों पर खड़े हाशिम की नजर जैसे ही इस मंजर पर पड़ी तो उसके कदम जम गए। उसकी मां का हाथ ढीला पड़ते ही मायरा खुद को छुड़ाकर भागी। बिखरे बाल, फटे कपड़े, लाल पड़ी आंखें और अपमान में कांपता शरीर। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। आज उस पर चरित्रहीनता का दाग लगाया गया था। कल शायद उससे भी बड़ा इल्जाम लगता। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी टूटन में उसे सामने खड़ा एकमात्र सुरक्षित ठिकाना दिखाई दिया। वह बिना किसी की परवाह किए सीधे हाशिम के सीने से जा लगी और हाशिम ने उसे किसी अनमोल निधि की तरह खुद में समेट लिया था। लगातार उसके माथे पर किस करते हुए वह उसे और ज्यादा खुद में समेटते हुए सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। वह समझता था कि सब कुछ उसकी गैर मौजूदगी में होता है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ फेरने की ही देर है। सब कुछ तो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। वह लापरवाह बना उस मासूम की लड़की पर होने वाले जुल्म पर खामोश बैठा था। उनके पापा भी हैरानी और गहरी उलझन में खड़े सब कुछ देख रहे थे, मगर तबीयत इतनी खराब थी कि आखिरकार वह लॉन्च में पड़े सोफे का सहारा लेकर बैठ गए, जैसे अचानक उन पर उम्र का बोझ उतर आया हो। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी इस हद तक जा सकती है, एक मासूम लड़की को यूं सबके सामने जलील कर देगी। और तभी हाशिम की मां गुस्से से कांपती हुई अपने बेटे की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में इल्जाम की आग थी। तुम नहीं जानते इस लड़की को, ये तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रही है, ये तुम्हें बदनाम कर रही है। मगर मायरा उस वक्त रोती हुई हाशिम के सीने से चिपकी खड़ी रही, जैसे वही उसकी आखिरी पनाह हो। हाशिम की मां का गुस्सा इस बात से और भड़क उठा कि वह सबके सामने उनके बेटे से लिपटी खड़ी थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि जिस पर वह हुक्म चलाती आई थी, वही बेटा आज किसी और के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाए। तभी हाशिम की आवाज गूंज उठी, ये मेरी बीवी है और इस पर मेरा पूरा हक है। खबरदार, अगर आज के बाद घर के किसी भी सदस्य ने इसकी तरफ बुरी नजर से भी देखा, मैं हर रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगा। माँ, अगर आप मेरे लिए इज्जत के काबिल हैं तो इसकी इज्जत करना भी मेरा फर्ज है।
और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि कोई इसकी तरफ हाथ बढ़ाए। रही बात रुखसती की, तो मैं इसे अभी और इसी वक्त अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। आज के बाद इस घर में ये आपकी भांजी नहीं, मेरी बीवी बनकर रहेगी। उसने मुड़कर सबको एक सख्त नजर से देखा। उसके पिता ने शर्म से सिर झुका लिया और वह आगे बोला, अगर इसके साथ किसी ने जरा भी बुरा सोचने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसकी आवाज इतनी ठोस और प्रचंड थी कि दीवारें तक सहम गई। उसकी मां ने घबराकर सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि आज उनका बेटा उनके सामने नहीं, अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वह उसे सबकी नजरों के सामने अपने कमरे में ले गया। मायरा अब भी कांप रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सिसकते हुए कहती रही, मुझे तलाक दे दो हाशिम, मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। वह उसके कदमों से लिपट गई, मगर हाशिम ने उसे दर्द से भरे दिल के साथ अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे वह उसे टूटने से बचा लेना चाहता हो। उसने उसकी परेशानी को थामा, उसके आंसुओं को होठों से चूमकर मिटाने की कोशिश की और उसे यकीन दिलाया कि वह उसके लिए कितनी अहम है। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए और आज से वह उसके साथ एक नई शुरुआत करेगी। उसने उसे अपने कमरे में लाकर अपने बिस्तर पर बिठाया, उसे अपने पत्नी की हैसियत से अपनाया, उसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया चाहे उसे जैसे भी नाम दे, उसके दिल में वह रानी की तरह राज करती है। उधर उसकी माँ अपमान और गुस्से में अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। उसके पिता दवाइयों के असर से बिस्तर पर लेटे हुए थे। घर का सुकून जैसे किसी ने छीन लिया था। हर दीवार पर तनाव की दरारें उभर आई थी, मगर कोई नहीं जानता था कि इस लड़की की जिंदगी में अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं। कितने मोड़ ऐसे आएंगे जहां वह फिर टूटने के कगार पर खड़ी होगी। फिर भी एक सच अब अटल था, उसे संभालने के लिए उसका शोहर उसके साथ खड़ा था। चाहे नफरत की कितनी ही आंधियां चलें, चाहे साजिशों के कितने ही जाल बुने जाएं, अब उसके साथ हाशिम था और उसके साथ होने का एहसास ही उसके हर डर पर भारी था। उस रात हाशिम ने उसे पूरे अधिकार और पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जैसे किसी अधूरे रिश्ते पर हमेशा के लिए अपनी मोहर लगा दी हो। रुखसती भले हालात की आंधी में हुई थी, रस्में अधूरी थी, मगर उसके दिल में कोई कमी न थी। वह उसकी बीवी थी, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता था। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का रंग ही बदल गया। हाशिम की मोहब्बत उस पर इस तरह बरसने लगी जैसे सूखी धरती पर सावन उतर आया हो। वह हर सुबह उसकी मुस्कान से दिन शुरू करती, हर रात उसकी बाहों में सिमट कर खत्म करती। घर की फिजा भी बदल गई थी, क्योंकि हाशिम ने साफ कह दिया था कि इस घर में अब उसकी हुकूमत चलेगी। जिम्मेदारियां निभाना क्या होता है, पत्नी को इज्जत देना किसे कहते हैं, उसने सबको अपने बर्ताव से समझा दिया। हाशिम के पापा दिल से इस फैसले से खुश थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी भांजी के साथ जरा से भी नाइंसाफी हो, मगर यह भी कड़वा सच था कि उनकी बरसों की खामोशी ने कई रिश्तों को कमजोर कर दिया था। हाशिम हर शाम उसे अपने साथ बाहर ले जाता, उसकी कलाइयों में फूलों के गजरे सजाता, उसके हाथों पर अपने होठ रखकर उसे खास होने का एहसास दिलाता। उसकी आंखों में झांकते हुए उनमें सपनों की रोशनी भर देता और वह जो कभी सहमी हुई रहती थी अब निखरती चली जा रही थी, जैसे मोहब्बत ने उसे नया जन्म दे दिया हो। उसकी सांस बाहर से खामोश थी, मगर उस खामोशी में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान उठने से पहले ठहर गया हो। हाशिम ने उसे नए कपड़े दिलवाए, उसकी पसंद का सामान खरीदा, उसे अपने रंग में इस तरह ढाल दिया कि अब उसे समझ आ चुका था कि चाहा जाना क्या होता है, सजना संवरना क्या होता है, किसी की दुनिया बन जाना किसे कहते हैं। उसकी रातें अब खौफ में नहीं, खुशियों में गुजरती थी। दिन की शुरुआत हाशिम की बाहों के घेरे से होती, और अगर इसे किस्मत का मेहरबान होना कहते हैं तो किस्मत सचमुच उस पर टूटकर मेहरबान हुई थी। मगर दूसरी तरफ हाजरा बेगम चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद जाकर अब्दुल करीम की जमानत करवाई और शर्त रखी कि वह अपनी बेटी को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएगा, ऐसी जगह जहाँ हाशिम को उसकी खबर तक ना लगे। फिर वह बेटे के सामने झूठे सबूत रखकर उसे बदचलन साबित कर देगी कि वह किसी और के साथ भाग गई।
ऐसे शख्स के साथ जो पहले भी उससे मिलने आता था। उन्होंने मोटी रकम देकर अब्दुल करीम को अपने इरादों में शामिल कर लिया और उसने भी हामी भर ली। हाजरा बेगम के दिल में उस लड़की के लिए जितनी नफरत थी, उससे कई ज़्यादा डर अपने बेटे को खो देने का था। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि हाशिम किसी और पर यूं मर मिटे। ये टिस उनकी रातों की नींद छीन चुकी थी। उधर मायरा अब पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं रही थी। हाशिम ने उसके अंदर से खौफ की हर परत हटा दी थी। अब वह आत्मविश्वास से मुस्कुराती, बात करती और अगर नफरत करना नहीं सीखा तो नफरत का सामना करना जरूर सीख लिया था। एक दिन हाशिम जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकला। उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करके गया। अब उसके पास मोबाइल भी था और वह खुद को अकेला नहीं समझती थी। उस दोपहर वह रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। रहीमन बुआ की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, इसलिए उसने खुद ही काम संभाल लिया था। उन्हें आराम करने को कहा था। तभी रसोई की दहलीज पर हल्की सी आहट हुई। उसने पलटकर देखा, दरवाजे पर उसका बाप खड़ा था। वह सन रह गई, क्योंकि माँ की मौत के बाद वह जेल में था और अब अचानक यहाँ खड़ा उसे सुलगती नजरों से घूर रहा था। उसके चेहरे की कठोरता देखकर ही उसे समझ आ गया कि वह अपनी मर्जी से नहीं आया, किसी ने उसे बुलाया है। और अब्दुल करीम की आंखों में छिपी चालाकी ने यह राज खोल दिया कि इस खेल की बिसात कहीं और बिछाई गई है। पापा, उसकी आवाज इतनी धीमी थी मानो किसी टूटी हुई बांसुरी से दर्द भरी धुन निकल रही हो। बरसों की दूरी, शिकायतें, डर और अनकहे सवाल उस एक शब्द में सिमट आए थे। सामने खड़ा आदमी उसका बाप था। खून का रिश्ता मगर अजनबी सा चेहरा। एक क्षण को लगा जैसे उसके कठोर चेहरे पर भी पिघलन की हल्की रेखा उभरी हो, जैसे बीते दिनों की कोई याद उसके भीतर करवट ले रही हो। वह अनायास एक कदम आगे बढ़ी, दिल में ये मासूम उम्मीद लिए कि शायद वह उसे सीने से लगा लेगा, शायद इस बार वह बाप बनकर आएगा, जालिम नहीं। लेकिन जैसे ही अब्दुल करीम का हाथ उसके सर पर आया, उस स्पर्श में अपनापन नहीं, एक ठंडी योजना की शक्ति थी। उसकी उंगलियों में दुलार नहीं, निमंत्रण था। उसने सपाट, लगभग आदेश भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। उसने उसका हाथ थाम लिया, मगर वह हाथ थामना नहीं, जकड़ना था। मायरा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई, आंखों में अविश्वास तैर आया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, उसने कांपती आवाज में कहा। ये मेरे शोहर का घर है, मेरी शादी हो चुकी है, अब यही मेरा घर है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे कई ज्यादा दृढ़ता। वह डरी सहमी लड़की नहीं थी जो हर आहट पर कांप जाती थी। तभी अब्दुल करीम के पीछे से एक और साया उभरा, हाशिम की माँ। उनके चेहरे पर संतोष और क्रूरता का अजीब संगम था। उन्होंने ठंडी निगाह से उसे देखा और कहा, ये घर मेरा है और मैंने ही तुम्हारे बाप को यहाँ बुलाया है। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां हाशिम तुम्हारी खुशबू भी महसूस नहीं कर पाएगा। वह सन रह गई, जैसे किसी ने उसके कानों में गरम शीशा उड़ेल दिया हो। अनजाने में उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल वीडियो कॉल पर चला गया था और उसे खुद भी नहीं पता चला कि उंगलियां कब स्क्रीन को छू गई। शायद ये उसकी बेहोश सी कोशिश थी किसी को गवाह बना लेने की। हाशिम की मां अचानक आगे बढ़ी और उन्होंने उसका चेहरा बेरहमी से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां उसके गालों में धंस गई। तुम यहाँ नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। अगर तुमने जाने से इनकार किया तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारा बाप भी इसमें शामिल होगा। मैं उम्र भर जेल काट लूंगी, लेकिन तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी आंखों में पागलपन था, एक ऐसी औरत का पागलपन जो अपने बेटे को खोने के डर में इंसानियत भूल चुकी थी। मायरा की सांसें तेज हो गई। वह सहमी हुई आंखों से उन्हें देखती रही, फिर जैसे अपनी पूरी ताकत बटोर कर बोली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस इतना कहना था कि अब्दुल करीम ने उसे जोर से खींचा। उसका हाथ मरोड़ते हुए वह उसे रसोई से बाहर घसीटने लगा। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। स्क्रीन पर कॉल अब भी चल रही थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मैं नहीं जाऊंगी। वह रोती चिल्लाती दया की भीख मांगती रही। उसके पैरों की एड़ियां फर्श पर रगड़ी खा रही थी। उसकी चुन्नी पीछे खींचती चली जा रही थी। हाशिम की मां की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अब्दुल करीम
इसे वहां ले जाओ जहां से ये कभी वापस ना आ सके, जहां इसकी मां को भेजा था, बिल्कुल वहीं। ये शब्द किसी सजा के ऐलान की तरह गूंजे। अब्दुल करीम उसे मेन दरवाजे की ओर घसीटता चला गया। वह आदमी जिसने अपनी बीवी को कभी इंसान नहीं समझा, जिसने घर को अड्डा और रिश्तों को खिलौना बना दिया, आज अपनी ही बेटी को सौदे की चीज की तरह खींच रहा था। उसकी आंखों में लालच था, वही लालच जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, वही लालच जो अब उसकी बेटी की खुशियों को निगलने पर उतारू था। मायरा दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसकी चीखें घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उसकी उंगलियां दरवाजे की चौखट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह उस घर से नहीं, अपनी पूरी दुनिया से चिपकी हो। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, हाशिम। उस पल वह दो निर्दयी चेहरों के बीच फंसी थी। एक वह औरत जो अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी, और एक वह आदमी जो पैसों के लिए अपनी ही औलाद का सौदा करने को तैयार था। और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी वह लड़की समझ चुकी थी कि आज की ये घड़ी सिर्फ उसे घर से निकालने की कोशिश नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान मिटा देने की साजिश है। और अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो शायद ये सचमुच ऐसी जगह ले जाई जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। अचानक हाजरा बेगम तेज कदमों से बढ़ी और झटके से दरवाजा खोल दिया, मगर सामने खड़े अपने शोहर को देखते ही जैसे उसकी सांस गले में अटक गई। ये वह वक्त था जब वह कभी घर नहीं लौटते थे, और आज तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ये साजिश रची थी, इसलिए उनके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में फैली लालिमा और चेहरा तमतमाया हुआ। आज पहली बार उनके खून में ऐसा उबाल था जिसे देखकर दीवारें भी सहम जाएं। बिना एक पल गवाए वह आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ हाजरा बेगम के चेहरे पर दे मारा। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरे घर की हवा जम गई हो। वह स्तंभ रह गई, अविश्वास से अपने शोहर को देखती रह गई। वही आदमी जिसने जिंदगी भर कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की, जिसने हमेशा खामोशी को अपना हथियार बनाया, आज वही उनके मुंह पर हाथ उठा चुका था। उन्होंने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की। अब्दुल करीम खुद ही उसे लेने आया है, मगर उनकी बात पूरी भी ना हुई कि वह गरज उठे, खामोश घटिया औरत। और अगले ही पल वह अब्दुल करीम को गरेबान पकड़ चुके थे। अब्दुल करीम पहले से उनके गुस्से से वाकिफ था। शायद उसे याद रहा हो कि किस तरह उसकी वजह से उनकी बहन की जिंदगी तबाह हुई थी, और आज वह उसी घर में एक और गुनाह की कहानी लिखने आया था। गुस्से से कांपते हाथों से उन्होंने एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए, मगर उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही थी। बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी कि वह उससे पूरी तरह भीड़ पाते। फिर भी उन्होंने उसे जोर का धक्का दिया और अब्दुल करीम लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, मौका देखकर बाहर भागा जहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, और पल भर में वह वहां से फरार हो गया। हाजरा बेगम कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से लड़खड़ाती हुई मायरा की चीख गूंजी और वह बेहोश हो गई। हाशिम के पिता सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़े। वह गिरने ही वाली थी कि उन्होंने समय रहते उसे थाम लिया। उसी वक्त ये भी साफ हुआ कि उसका मोबाइल यूं ही गिरा नहीं था, उसकी वीडियो कॉल हाशिम के नंबर पर लगी हुई थी, और शायद यही उसकी किस्मत का मोड़ था। हाशिम ने अपने पापा को पहले ही बता दिया था कि समीर उन्हें घर छोड़ देगा, और वह ठीक समय पर लौट आई थी। उन्होंने अपनी आंखों से सब देख लिया था, अपनी बीवी का वह चेहरा भी जिसे उन्होंने कभी शक की नजर से नहीं देखा था, जिसकी शख्सियत से वह हमेशा प्रभावित रहे, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। आज उसी भरोसे का नकाब उतर चुका था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी बरसों की खामोशी ने कैसे रिश्तों का कत्ल किया, कैसे एक पिता होते हुए भी वह घर की दीवारों के पीछे पलती साजिशों से अनजान बने रहे। आज उन्हें समझ आया कि जब घर का मर्द जिम्मेदारी से पीछे हटता है, जब वह अन्याय के सामने खामोश रहता है, तो हालात बेकाबू हो जाते हैं और औरतें भी हद पार कर जाती हैं। और उस दहलीज पर खड़े होकर उन्होंने पहली बार तय किया कि अब खामोशी नहीं, इंसाफ बोलेगा। मायरा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते भर अफरा तफरी, घबराहट और दुआओं का सिलसिला साथ चलता रहा।
हाशिम को जैसे ही खबर मिली वह बिना एक पल गवाए निकल पड़ा और लगभग 3 घंटे के लंबे बेचैन कर देने वाले सफर के बाद वापस पहुंचा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़कनों से आगे भाग रहा था। यह खुदा का करम था कि मायरा सुरक्षित थी। अब्दुल करीम उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। अब्दुल करीम का घबराहट में वहां से भागना ही उसके